Now, in the previous lecture, we had completed till right against exploitation, and that is related to child labor. वो एक ऑफेंस है अगर कहीं पे बच्चों को काम पे रखते हैं इन अ क्रैकर फैक्ट्री या हजार्डियस प्रोफेशन, फैक्ट्रीज, माइंस या हाउस होल्ड सर्वेंट की तरह अगर उनको एम्प्लॉय जो कोई कर रहा है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है. एंड बाकी बहुत सारे टाइप के एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे हैं कंट्री में, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेवरी, लॉट मैनी दैट वी हैड डिस्कस प्रीवियसली. तो ये सब अलाउड नहीं है. तो यू हैव द राइट टू गो एंड फाइट इन द कोर्ट इफ एनी इंडियन सिटीजन इज एक्सप्लॉयटेड. एंड टुडे वी मूव अहेड विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. मतलब हर एक इंडियन सिटीजन को ये राइट है कि वो अपने चॉइस का रिलीजन फॉलो करे, उसे प्रमोट करे, प्रोपोगेट करे, मतलब कि अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं. इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बट सी दैट बिग वर्ड बट कम्स इन बिटवीन. हर बार हर एक राइट तुम एंजॉय कर लो, लेकिन उसके साथ थोड़े लिमिटेशंस होंगे जो हमें फॉलो करने हैं. दैट इज दिस राइट इज टू बी एंजॉयड बट विद इन सम लिमिट्स, अलाउड लिमिट्स, दैट इज परमिसेबल लिमिट्स, ताकि किसी और लोगों के इमोशंस को हम हर्ट ना करें, सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और फिर हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो एक रुकावट ना बने. ऐसे हम लिमिटलेस राइट फॉलो नहीं करेंगे. मोरालिटी एंड हेल्थ ऑफ द सोसाइटी शुड नॉट बी डैमेज्ड. द रिलीजियस गैदरिंग, जैसे धर्म के नाम पे कई बार बड़े प्रवचन होते हैं अलग अलग बड़े ग्राउंड्स में, लोग ऑफरिंग्स करते हैं मंदिर में, जैसे आरती करना, फूलहार चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, पूजा करना, ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. मतलब कि ये सारी राइट्स हैं हमारे पास, लेकिन कोई इस धर्म की राइट के बारे में गवर्नमेंट ये बता रही है कि डोंट क्रॉस द लिमिट्स. तुम मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, धर्म के नाम पे, ठीक है, मिल लो, प्रवचन करो, बट किसी और के इमोशन को हम हर्ट नहीं करेंगे. किसी और धर्म के लोगों के इमोशन को हर्ट नहीं करना है. हमारी सोसाइटी की मोरालिटी, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन को हम अफेक्ट नहीं करेंगे. एंड द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, दैट आई टोल्ड यू अर्लियर. हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है. ये नहीं कि चलो भाई 5 साल कोई एक गवर्नमेंट आई जो कहेगी अब हम हमारे इस्लामिक रूल्स फॉलो करेंगे, फिर और 5 साल और एक गवर्नमेंट आई कहेगी कि हम हिंदू रूल्स फॉलो करेंगे, फिर 5 साल कोई और आए तो कहेंगे नहीं भाई हम हमारे धर्म फॉलो करेंगे, लाइक मे बी से जैनिज्म एंड ऑल. तो दिस इज़ नॉट अलाउड. हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई एक धर्म फॉलो नहीं करती, इज न्यूट्रल. And Indian state is not run as per the rules and regulation of a particular religion or sect. हमारी इंडियन गवर्नमेंट कोई रिलीजन के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगी जब वो हमें रूल कर रही है, जब वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है. कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, आज जब अमेंडमेंट हो रहे हैं, मतलब स्लाइट चेंजेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर मॉडर्न वर्ल्ड एंड डेवलपमेंट, तो जब हम अमेंडमेंट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम किसी धर्म को बीच में नहीं लाते. We do all this thing for the development of the country, for the welfare of the common public, without any discrimination. The state cannot interfere in the religious matter. अब religious matter में हमारी state interfere जरा भी नहीं करेगी, और किसी ग्रुप के religious belief में interfere नहीं करेगी. अगर तुम किसी धर्म में मानते हो तो there is no interference of the government. But yes, we have to take care to see that we don't damage the unity of a country. The religious groups have been also given the freedom to establish their own organization. They can manage and administer them for religious and philanthropic aim. Philanthropic मतलब कि social work कर लो, दान धर्म का काम करना. तो इसको एम में रखते हुए, हमारे ध्यान में रखते हुए philanthropic aims को अगर हम एक मेन रूट अगर हमारा हम ले लें कि भाई धर्म के नाम पे हमें काम करना है, दया भाव दिखानी है, लोगों को मदद करनी है, तो रिलीजियस ग्रुप को ये पूरी फ्रीडम दे रही है गवर्नमेंट कि तुम अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाओ एंड यू कैन एडमिनिस्टर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड बट इट शुड बी फॉर गुड कॉज.
नहीं कि दो धर्म के बीच में लड़ाई करवाना। द स्टेट कैनॉट यूज द फंड्स कलेक्टेड थ्रू पब्लिक टैक्सेस और पब्लिक फंड फॉर द डेवलपमेंट एंड बेनिफिट ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन। खुद के एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जो दान पेटी में जो पैसे मंदिर वालों ने इकट्ठा किए हैं, जैसे व्हेन यू गो टू सम टेम्पल, या बहुत बड़ा एक धर्म स्थल है जैसे यू टेक पालीताना, शिरडी साई एंड मेनी अदर फेमस तीर्थ स्थान जो है हमारे इंडिया में, तो उस जगह पे कई लोग दान करते हैं, पैसों का, गोल्ड का दान करते हैं, तो ये सब अलाउड है। लेकिन फिर वो पैसे खुद के धर्म के डेवलपमेंट या बेनिफिट के लिए ठीक है तुम यूज़ नहीं कर, मतलब कि स्टेट उसे यूज़ नहीं कर पाएगी, ठीक है, स्टेट कांट यूज दैट मनी। प्लस स्टेट कांट यूज बिकॉज वो पैसे हैं वो एक पर्टिकुलर धर्म स्थल वाले उस ट्रस्ट के, तो वो अपने हिसाब से उसको खर्च करेंगे। एंड नेक्स्ट इज कि गवर्नमेंट जो भी पैसे टैक्स थ्रू हमसे जो टैक्स ले रही है और जो वो कलेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट का, तो वो गवर्नमेंट कोई एक पर्टिकुलर धर्म के लिए यूज़ नहीं करेगी, वो टैक्स के पैसे यूज़ होंगे फॉर कॉमन पीपल्स बेनिफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रनिंग ऑन गवर्नमेंट ग्रांट, जैसे कई स्कूल गवर्नमेंट के ग्रांट्स पे चलती है, तो वो स्कूल कोई धर्म का प्रचार नहीं करेगी, इट कैन नॉट गिव रिलीजियस एजुकेशन, can't force, that is it can't compel the students to participate any religious education, or they can't force the student to attend any religious meeting. So first of all be very clear, हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि हम कोई भी धर्म को हम फॉलो करें, एंड हमारी गवर्नमेंट का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, इस न्यूट्रल। अगर वो जो भी पैसे टैक्स में कलेक्ट कर रही है हमारी गवर्नमेंट, वो एक धर्म के लिए यूज़ नहीं करेगी, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए यूज़ नहीं करेगी, पर्टिकुलर सेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर पाएगी, वो पैसे हैं कॉमन पब्लिक के दिए हुए टैक्स फॉर्म में, तो वो यूज़ होगा फॉर द कॉमन पब्लिक डेवलपमेंट। और हर एक रिलीजन को ये अलाउड है कि वो प्रेयर, ऑफरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग करे, काफ़ी फ्रीडम मिली है हर एक धर्म को, दे कैन वो प्रचार कर सकते हैं अपने धर्म का, बट किसी और धर्म के इमोशन को वो अफेक्ट ना हो नेगेटिवली। एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन, वेरियस लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स दे लिव इन इंडिया, ये तो पता है दैट इंडिया इज सेड टू बी यूनिट इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग लोग जो अलग अलग धर्म फॉलो कर रहे हैं, अलग भाषाएं बोल रहे हैं, करोड़ों देवी देवता हैं हमारे कंट्री के, हमारा कल्चर अलग है। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल, इंडियन कल्चर एक हमारा मेन है, उसके अंदर बहुत सारे सब पास आ जाएंगे, लाइक वन यू हैव हिंदू कल्चर, देन यू हैव जैनिज़्म, you have Buddhism, you have Christianity, you have Parsi, you have Muslim culture। अब उसमें फिर वापस जैसे हिंदू कल्चर लिया तो उसमें आ गया गुजराती कल्चर, मराठी कल्चर, पंजाबी कल्चर। अब जैसे गुजराती कल्चर लिया तो उसमें फिर वापस अलग अलग सब पास होंगे। तो ऐसे हमारे कंट्री में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारी भाषाएं। जैसे एक गुजराती भाषा को ही ले लो, लेकिन उसके सब पास है लाइक सुरती, काठियावाड़ी एंड वॉट नॉट, लॉट मैनी। तो वैसे फिर हमारे कल्चर्स जैसे मैंने बताया बहुत सारे हैं हमारी कंट्री के। हाँ, एक कॉमन कल्चर तो है इंडियन कल्चर। पीपल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, तो हमें राइट दी गई है कि हम हमारे धर्म को तो प्रिजर्व कर रहे हैं, उसके साथ हम हमारी भाषा को प्रिजर्व करें, दैट इज लैंग्वेज। फिर हमारी स्क्रिप्ट है जैसे कि लिखाई, जैसे हमारे धर्म की बुक्स है, जैसे क्रिश्चियंस में बाइबल, मुस्लिम्स में कुरान, हिंदूज़ में जैसे गीता, महाभारत, रामायण। वैसे हर एक के धर्म की अलग अलग जो स्क्रिप्ट्स हैं उसे हम प्रिजर्व करें, ये राइट मिली है हमें। फिर हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को हम प्रिजर्व करें, एथनिसिटी को प्रिजर्व करें, मतलब कि हमारा जो कल्चर है, गुजराती कल्चर, महाराष्ट्रियन कल्चर, पारसी कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर, इन सबको वो धर्म वाले प्रिजर्व कर सकते हैं। हम हमारी
भाषा और स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने की हमें एक बहुत बड़ी राइट मिली है. एंड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट ग्रांट, वंस अगेन द सेम, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट से मॉनेटरी बेनिफिट ले रही है, इट कुड बी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, but usually religious institution don't take government grants. Usually education institution takes government grants, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज. इनको अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है तो फिर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई भेदभाव नहीं रखेगी बच्चों में, हर एक को एडमिशन मिलेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट. और वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म का प्रचार नहीं कर पाएगी वो स्कूल, कॉलेज, या बच्चों को फोर्स नहीं करेगी एक पर्टिकुलर धर्म की पढ़ाई करने के लिए. Understood? Now, if any individual appeals to vote on the grounds of religion, suppose कि Mr. X, अब Mr. X खड़ा हुआ है इलेक्शन में, तो वो अपने एरिया, अपने या अपने धर्म के लोगों को ये नहीं कहेगा कि भाई चलो हम समान धर्म वाले तो या एक ही कास्ट के हैं या सेम भाषा बोलने वाले या सेम एरिया के हैं. So, you know, on the basis of caste, religion, language, that Mr. X cannot appeal. वो लोगों को नहीं कह पाएगा कॉमन पब्लिक को कि मुझे ही वोट दो. That's wrong. तो ये फिर एक मैल प्रैक्टिस है. It is considered to be a malpractice. Malpractice, कई लोग उसको माल प्रैक्टिस कहते हैं, but I would say malpractice. Now malpractice means wrong practice. अब ये गलत बात हुई जो मिस्टर एक्स ने की as per Act 123. Subpart 3. Any of the state can frame a law and provide the right to a citizen to form and manage any education institute based on cultural or linguistic minority. अब कोई भी स्टेट, जैसे इंडिया के तो लॉज हैं ही, हमारे रूल्स, लेकिन पर्सनली इंडिविजुअली हर एक स्टेट भी या कोई भी स्टेट अपनी मर्जी उनकी वो लॉ बना सकती है एंड प्रोवाइड द राइट्स टू इट्स सिटीजन. वो एक एक्स्ट्रा राइट दे सकते हैं अपने सिटीजन को टू फॉर्म एंड मैनेज एनी ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन लैंग्वेज बेसिस, माइनॉरिटी लैंग्वेज बेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम महाराष्ट्र चले जाओ तो वहाँ पे तुम बॉम्बे में देखोगे कि एक सिंधी मीडियम स्कूल है, यू हैव लाइक मुस्लिम बेस्ड उनकी स्कूल है उर्दू पढ़ाई करने की, यू है गुजराती मीडियम स्कूल, यू है मराठी मीडियम स्कूल. तो ये अलाउड है. तो ये हर एक स्टेट की अपनी चॉइस, वो अलाउ कर सकते हैं एंड कि अपने खुद के लैंग्वेज के बेसिस पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं. द स्टेट शैल नॉट डू पार्शियलिटी, मतलब स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन गिविंग एजुकेशन ग्रांट और एजुकेशन स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट फंड. अब एजुकेशन स्कॉलरशिप या एजुकेशन ग्रांट गवर्नमेंट देगी अपने स्टेट फंड में से किसी भी लैंग्वेज या धर्म रिलेटेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो देगी. लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कभी, मतलब कि वो सपोर्ट करी है ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, लेकिन पार्शियलिटी नहीं करेगी गवर्नमेंट. इफ द स्टेट वांट्स टू टेक ओवर और कॉन्फिस्केट, मतलब कैप्चर द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, देन इट कैन डू सो ओनली आफ्टर गिविंग द प्रॉपर रिटर्न. अब अगर ऐसे हुआ कि कई बार जैसे नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, तो you must have gone, most of you who live in this area of say मानसी, चार रास्ता या ड्राइव इन, बोड़कदेव, सैटेलाइट. तो ड्राइव इन तक तो गए होंगे लाइक नियर साल हॉस्पिटल. तो वहाँ पे बहुत साल पहले, मे बी आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट मे बी 10-12 years, 13 years बैक, एग्जैक्टली सैल हॉस्पिटल हमारी, और जैसे मानसी चार रास्ते से सैल की तरफ जाओ ड्राइव इन तरफ, तो एक चार रास्ता आ रहा है, क्रॉस रोड, मेन बड़े से क्रॉस रोड. अब तो वहाँ से मेट्रो ट्रेन का एक ओवर ब्रिज भी बना हुआ है. तो उस चार रास्ते पे बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था. अब वहाँ पे जैसे जैसे वो था 12-15 साल पहले की बात, लेकिन फिर धीरे 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 अहमदाबाद बहुत ही स्पीडली डेवलप होने लगा लास्ट 10 सालों में, या लास्ट आई वुड से 11-12 years. बहुत डेवलपमेंट हुई अहमदाबाद में, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, बाहर से लोग यहाँ पे सेटल होने लगे फॉर बिजनेस एंड ऑल. तो हुआ ये कि ट्रैफिक बढ़ा,
अब ट्रैफिक बढ़ा तो वो बीचों बीच जो एक छोटा सा टेम्पल था वो वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। तो एग्जैक्टली उन्होंने वो 4 रास्ते के हमारी और लेफ्ट में बहुत बड़ा एक मंदिर बनाया, सो दैट लोगों के एक रिलीजियस इमोशन हर्ट ना हो। तो हमारी कंट्री में लोग हाईली रिलीजियस हैं, तो उनके इमोशन को हम हर्ट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को अगर वो पार्ट चाहिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के प्रॉपर्टी का पार्ट अगर कॉन्फिस्केट करना है, लेना है, क्योंकि वहाँ से एक हमारा कंट्री का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पास होने वाला है, तो उसी अमाउंट रिलेटेड रिटर्न्स देने होंगे उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को हमें, मतलब गवर्नमेंट देगी। इन दिस वे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन कॉन्टेक्स्ट टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारा कुछ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, बट येस, ऑल दीज आर राइट्स but not to cross any limits, and all the rights are given without any discrimination. Now let's see about the right to constitutional remedies. No matter how many laws are framed or how many provisions are made for fundamental rights, but if these are not implemented well, then there remains no meaning of such freedom or right. Now for example, अभी तो हमारा आई वुड नॉट से लॉकडाउन पीरियड, बट स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन बहुत सारी चीज़ें अभी भी बंद हैं हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड आई वुड से, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री। अब चलो हमारे ही स्टेट, ओके, कम टू अ स्मॉलर एरिया, हम हमारे अहमदाबाद के बारे में बात करते हैं, वेयर यू आर कनेक्टेड टू, वेयर आई एम कनेक्टेड टू। तो जब तक कि स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन चालू थे तो यू वुड से कि बहुत सारे हमें राइट्स जो मिले थे, तो समहाउ वी वर एंजॉइंग ऑल दिस राइट्स। लेकिन हाँ, आज शायद, और जब वो स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन जब चल रहे थे अच्छे से, तुम सब जाते थे स्कूल, तुम्हारे बड़े अगर थे भाई बहन तो कॉलेज जाते थे। अब वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लिखा गया है, तुम्हारे स्कूल की नोटिस बोर्ड पे दैट या फिर कुछ भी लाइक योर टीचर इन्फॉर्म्स दैट दिस इज द टाइम टेबल और ये टेस्ट है तुम्हारी, और फिर टेस्ट ना ले, या नोटिस बोर्ड पे लिखा है दिस पर्टिकुलर डेट पिकनिक जाएगी तुम्हारी, इतने इतने पैसे जमा करवाने हैं, सब कुछ हो गया, पिकनिक ही नहीं हुई। तो दिस इज रॉन्ग आई वुड से। उसी तरह से, दिस इज एन एग्जाम्पल आई गेव यू, उसी तरह से नो मैटर, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज फ्रेम किए हैं और बहुत सारा कुछ प्रोवाइड भी किया है हमें इन द फॉर्म ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अगर वो राइट्स हमें मिले ही नहीं तो सिर्फ लिखने से कोई फायदा नहीं। गवर्नमेंट ने तो ये बड़ा लिस्ट लिख के दे दिया हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसका मतलब क्या अगर हमें राइट्स ही नहीं मिल रही। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट राइट कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ स्टिल सिंपलर फॉर्म। 6 राइट्स आर देयर गिवन बाय गवर्नमेंट। आई थिंक सो अप टिल नाउ ये तो समझ में आ गया। ना समझ में आया तो फ़ोन कर देना मुझे, आई बी ऑलवेज एट योर सर्विस। फ़ोन करना प्लीज़, ताकि मैं पूरा वो डायलॉग फॉर्म तुमसे बात करूं, तुम्हें पूरा वो पैराग्राफ समझाऊं जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, राइट? अगर व्हाट्सएप पे तुम्हें चाहिए तो मेरा वॉइस मैसेज मिलेगा वहाँ पे एक्सप्लेनिंग यू दैट होल पार्ट, बट आई थिंक सो कि फ़ोन करने पे हमारा कम्युनिकेशन रहेगा, आई easily solve it out. Naturally, none of the student will tell me मैम पूरा चैप्टर समझाओ फ़ोन पे, ये तो होगा ही नहीं, राइट? इतनी तो समझ और इतना तो तुम समझ ही गए होंगे इन दिस चैप्टर लॉट मैनी थिंग्स, बट येस इफ एट ऑल सम डिफिकल्टी। तो लेट मी मेक इट मोर ईजी कि 6 राइट मिली है हमें फंडामेंटल राइट्स। वैसे तो बहुत सारी राइट्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट एक्स्ट्रा दे रही है, बट कंट्री गवर्नमेंट ने दी है वो है 6। अब ये 6 राइट में से 6th राइट इज कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, तो उसको हटा दो। हमें मिली है 5 राइट, इमेजिन। अब वो 5 राइट में से अगर एक राइट तुम्हें नहीं मिल रही, लाइक फ्रीडम या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन या एनी पहली 5 वाली में से एक नहीं मिल रही या 2 नहीं मिल रही, वेयर विल यू गो एंड फाइट? नो प्लेस। अब आज अगर कोई राइट नहीं मिल रही तो तुम जा सकते हो। क्यों? आज मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1947
और हमने स्टार्ट किया उस पर वर्क करना 1950 से, 26 जैन रिपब्लिक डे। तो तब से ये 6th राइट डाली गई है उसमें पहले ही दिन से कि अगर तुम्हें पहली 5 में से कोई राइट ना मिले तो इस 6th राइट का हाथ पकड़ के, राइट, पिक इट अप एंड गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एज द मैटर इज बिग एंड स्मॉल, एंड यू विल गेट दैट राइट। और जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो कितने भी लॉज गवर्नमेंट बनाए या तुम्हें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे, बट अगर वो इम्प्लीमेंट ना हो तो मीनिंग जीरो हो जाएगा तुम्हारे राइट्स का। देयरफॉर गवर्नमेंट ने एक और कुछ राइट प्रोवाइड की है, दैट इज द 6th राइट। अ प्रोविजन हैज बीन मेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट दिस राइट्स एंड अंडर इट अ रिट। जब भी सिविक्स में वर्ड रिट आए, WRIT, मतलब इन राइटिंग अ लीगल पेपर, अ रिट इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी मेड दैट योर राइट इज वायलेटेड। तो एक 6th राइट हमें मिली है जिसका हाथ पकड़ के हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एक लीगल लेटर हम डाल सकते हैं वहाँ पे और कहेंगे कि हमारी ये पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट हमें नहीं मिल रही, वी आर एक्सप्लॉइटेड इन द कंट्री। दिस राइट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। द सुप्रीम कोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग दिस फंडामेंटल राइट। तो हमारी फर्स्ट 5 फंडामेंटल राइट्स हमें कौन दिलवा रहा है? 6th राइट, जिसका हाथ पकड़ के कहाँ जाएंगे हम? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड फॉर दिस इफ द कोर्ट फाइंड्स इट इम्पॉर्टेंट देन इट कैन गिव ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन और डिक्री। तो यू मे नॉट राइट डिक्रीज, ओके, इंस्ट्रक्शन। तो कोर्ट डिसाइड करेगी ऑर्डर्स क्या देने हैं क्या नहीं रिलेटेड टू दिस राइट दैट इज नॉट गिवन टू अस। अब एपेक्स कोर्ट, सबसे ऊपर का कोर्ट कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट। अपेक्स कोर्ट इज गिवन, वेस्टेड मतलब गिवन, एक्चुअली वेस्टेड मतलब आई हैव वेस्टेड द पावर टू यू, मतलब आई हैव गिवन यू, आई हैव प्रोवाइडेड यू। तो एपेक्स कोर्ट इज प्रोवाइडेड विद द पावर्स गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये पावर किसने दिया है? अगर कोई आए कि भैया मुझे राइट नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट के जज तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें जो भी तुम्हें नहीं मिल रहा है एज पर द 5 राइट्स विल बी प्रोवाइडेड, और जिसने गलती की है उसे सजा दिलवाएगी। लेकिन ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में और ये पावर एपेक्स कोर्ट को दिया है कॉन्स्टिट्यूशन। Nobody can go against it. If any person puts a complaint against state for the violation of any fundamental right, Supreme Court can exercise his right. तो अगर कोई right नहीं मिलती, you have the right to go to Supreme Court. And Dr. Baba Saheb Ambedkar has considered this right as the soul of Constitution. Soul मतलब center point of your body. तो जैसे core, center of the earth, तो soul is the main part of a living being. तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा है कि ये जो 6th राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो आत्मा है। द पार्लियामेंट कैन गिव और हैंड ओवर द पावर्स ऑफ गिविंग सच एन ऑर्डर टू एनी ऑफ द कोर्ट। अब हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट ने इन सारे कोर्ट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पावर दिया है कि अगर किसी को राइट नहीं मिल रही, यू कैन प्रोवाइड देम दैट राइट, यू कैन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन। नाउ इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रेम्स एनी लॉ विच ब्रेक्स द फंडामेंटल राइट और इज नॉट इन कॉन्ग्रुएंस, तो तुम्हारा मैथमेटिक्स का वर्ड है इक्वल टू, और इज नॉट इन फ्लो विथ। सो अगर हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिटेल में हम करेंगे 10th चैप्टर में, बट ओवर हियर लेट मी टेल यू, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ये है स्टेट लेवल पे। तो असेंबली हुई लोकसभा स्टेट लेवल, काउंसिल हुआ राज्यसभा स्टेट लेवल, और कंट्री लेवल पे वी हैव अगेन 2 हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन दोनों घर के नाम सेम हम स्टेट लेवल पे भी दे दें तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किस लोकसभा की बात कर रहे हैं, कंट्री की या स्टेट की।
तो टू मेक इट वेरी इजी, लेट मी टेल यू, वी विल लर्न इट दिस वे कि अगर मैं असेंबली बोलूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली LA, वो हुआ स्टेट लेवल। हर एक स्टेट के पास एक असेंबली होगी कंपल्सरी। काउंसिल नॉट कंपल्सरी। जैसे गुजरात के पास असेंबली है लेकिन काउंसिल नहीं है, लेकिन कंट्री लेवल पे एक एक होगा, तो वो तो एक एक कंपल्सरी है ही, एक कंट्री के लिए 1 लोकसभा 1 राज्यसभा। तो इफ द स्टेट असेंबली ने कभी एक लॉ बना लिया, लेकिन उस लॉ के हिसाब से हमारी फंडामेंटल राइट डेंजर में है, हमें नहीं मिल रही शायद कोई एक पर्टिकुलर राइट, या वो लॉ हमारे सबके मतलब इंडियन सिटीजन के राइट के साथ फ्लो नहीं हो रही, then the Supreme Court can tell the state to take back that law, stop over there. There's a right, this right, constitutional remedy right, provides an opportunity to all the citizen, that is any of the citizen, to go to the court if his or her fundamental right is not given. Constitution provides the fundamental rights to the Indian citizen. अब ये फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। दिस राइट्स आर गिवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट, मतलब कि ये सारी यू आर एक्चुअली दिस सेंटेंस यू आर सपोज टू कट ऑफ बिकॉज व्हेन यू राइट अगेंस्ट ओवर योर इट डजंट मेक एनी सेंस। तो आई वुड से कि ये सारी राइट्स हर एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो प्रोवाइड कर ही रही है लेकिन हर एक स्टेट भी प्रोवाइड करेगी। फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन एट ऑल द टाइम्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिमेंबर 365 डेज चलो तुम्हें ये राइट मिल गई, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल नाउ जो अब तक मैंने नहीं दिया शायद इतने सालों में, क्योंकि तब कभी लॉकडाउन हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, नीदर देयर वाज एनी कोविड। तो अब ये कोविड टाइम पीरियड में हमने इनिशियली जो 3 टाइम्स लॉकडाउन एक्सपीरियंस किए थे ना, इट वाज लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा 20 दिन के या 10 दिन के 12 दिन के जो लंबे हमने जो लॉकडाउन टाइम पीरियड में जो हमने हमारी लाइफ जो स्पेंड की है, उस टाइम पीरियड में अगर कोई भी आदमी रास्ते पे निकल पड़ता कि हाँ मैं तो अपना इंस्टीट्यूशन चालू रखूँगा, मैं अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दूँ, मैं तो रास्ते पे घूमूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी शॉप खोल दूँ, दैट पर्सन वुड हैव बीन पिक्ड अप एंड पुट इन द जेल, और बहुत बड़ी फाइन होगी, थप्पड़े पड़े थी। बट मतलब कि गवर्नमेंट ने राइट ले लिया हमारी थोड़े टाइम के लिए। नेचुरली आज अभी भी एक राइट हमें रिलेटेड टू एजुकेशन, मतलब कि स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन अभी भी चालू नहीं है, इट्स ऑल ऑनलाइन। अब हम जाके फाइट नहीं करेंगे कि भाई ना ये तो मेरे राइट है, मैं अपना इंस्टीट्यूशन चलाऊं, मैं अपनी स्कूल चलाऊं, मैं अपनी नर्सरी चलाऊं, मैं अपनी प्री स्कूल चलाऊं। नो यू कांट, बिकॉज अभी भी डेंजर है, तो गवर्नमेंट ने वो एक पर्टिकुलर राइट हमसे ले ली है। यू कांट गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू फाइट फॉर इट, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल टू ऑल इंडियन सिटीजन 365 days 24/7, but it can be taken away from you at the time of emergency. Any state cannot make, that is frame any law that takes away the fundamental rights of the citizen. Yes, बाकी normal condition में जब हम सब पहले की तरह वापस जीना शुरू करेंगे, very soon, pray to God, because now only prayer is going to work a lot. तो any state नॉर्मल हमारे कंडीशन में कोई ऐसे लॉ नहीं बना पाएगी जहाँ पे हमारे राइट्स ना मिले। हमारे राइट्स कोई नहीं ले सकता, इज रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, अभी इमरजेंसी पीरियड चल रहा है, लास्ट फॉर नियरली मोर देन 3.5 months, आई वुड से अप्रैल मई जून एंड हाफ ऑफ जुलाई। तो ये 3.5 पौने 4 महीने जो हुए, वहाँ पे ये राइट हमसे ले ली गई है, यू कांट फाइट। वो हमारे गवर्नमेंट को पूरी राइट है कि वो ऑर्डर्स पास करे, नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखे हो, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कोविड कभी किसी को पता ही नहीं था व्हाट इज इट, या मे बी टिल लास्ट ईयर वी वर ऑल ignorant about all these things, right? तो लॉ या ऑर्डर
अगर नए बनते हैं इमरजेंसी में वील हैव टू फॉलो, लेकिन नॉन इमरजेंसी पीरियड में नॉर्मल कंडीशन में अगर ऐसे कोई लॉ बने जिससे हमारी राइट छीन ली जाती है तो यू कैन गो एंड फाइट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, और स्टेट ये काम कर ही नहीं पाएगी. फंडामेंटल ड्यूटीज, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, and I would say yes, rights were more interesting, but I would always tell all of my dear children, duties को as a child, as a student, as a son or daughter of your parents, या as a grandson granddaughter of your great grand and grandparents, please तुम्हारी जो ड्यूटी है वो तो फुलफिल कर लिया करो. Because even today I still is the fact that I am telling you. I know that there are even today many students who are not providing their test papers on time. They are not studying. They are not making the best use of the time period that they are getting. Yes, they are making the best use, but अपने स्मार्टफोन पे गेम्स, this is the only thing. I would not say that they are doing. They are studying, but not equal to the time that we are provided in this COVID time period. So please, once again, I fold my hands. Nothing more I can do. I can only fold my hands to request you that please make the best of this time period. Study hard, work hard, and enjoy also. But after studying. और एक चीज़ बतानी है, फ्राइडे की जो टेस्ट है तुम्हारी एसएस की, द ओनली थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज संडे तक मैं राह देखूंगी. इफ योर पेपर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, मंडे से नो मेल्स विल बी एक्सेप्टेड. आई एम नॉट गोइंग टू चेक द पेपर्स. आर यू क्लियर? दिस इज द डिसीजन टेकन बाय 3 ऑफ द इंस्टीट्यूट मेंबर्स, कुशांत सर, रोहित सर एंड मी. तुम रिक्वेस्ट कर लेना, मैम हमारे स्कूल में एग्जाम थी, ये था वो था, देन लेट मी टॉक विथ योर पेरेंट्स. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, लेट योर पेरेंट्स टॉक टू मी, बट अदरवाइज मंडे से आई एम नॉट गोइंग टू चेक योर पेपर्स. यू आर गोइंग टू गेट इनफ टाइम. फ्राइडे, सैटरडे, संडे इवनिंग विल बी द लास्ट. ठीक है? सो बेटर फ्राइडे को ही दे देना. सो फंडामेंटल ड्यूटीज, द पीपल ऑफ इंडिया, तो यही तुम्हारी ड्यूटी, प्रॉपरली परफॉर्म करो. ठीक है, फ्राइडे कोई तुम्हारी और मैथ साइंस की टेस्ट है, या कहीं और तुम जा रहे हो ट्यूशन पे, एंड यू हैव सम संस्कृत और गुजराती टेस्ट, या बैकलॉग बहुत कुछ हो गया स्कूल का, तो इट्स ओके. यू आर गेटिंग, एज आई टोल्ड यू बिफोर 100 टाइम्स, 10 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहा है लाइफ में रोज के. ठीक है, रात को मत सोना, वैसे भी 1-1 बजे तक जाग रहे हो, तो पढ़ाई के लिए एक दिन जाग लो. सैटरडे दे दो टेस्ट, बट गिव इट, आई वुड से. नाउ कम इन डिसिप्लिन, आई वुड से. दैट इज वॉट आई लव. मैं एक दिन लेक्चर ना दूं और मैं कहूँ कि चलो अब अगले महीने मिलते हैं. ठीक है, कभी टेक प्रॉब्लम की वजह से मैं कहती हूँ कि लेक्चर 8 बजे है, बिकॉज इट इज टेक्नोलॉजी. समटाइम्स सम प्रॉब्लम कम्स एट आवर प्लेस ऑल्सो while we are recording. And as I told you, your 35 to 40 minutes lecture, we have to invest more than 3 hours. It is just not coming and sitting और भाषण दे दिया. It is before the lecture we make the preparation of this what I like smart board पे and laptop पे बहुत सारी preparation हो रही है. Then we record and then we do editing and then we bring it, then we do uploading. Yes, it takes only 5 minutes to upload, but to save it, this whole movie into our computer, तो ये बहुत एकदम 3 घंटे से भी ज़्यादा की कई बार प्रोसीजर हो सकती है. And there in between you are not following it. Very simple thing कि आज का वीडियो आज नहीं देखा तो रात तक देख लो, पढ़ाई कर लो. And as such there is not loads of homework that I am providing. It's just that once I always, एक बार मैंने बता दिया था, डेली का डेली लेक्चर सुनो, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब तो नोट्स भी दे दिए हमने, इसलिए हम लोग PDF अभी नहीं भेज रहे हैं तुम्हें. तो जितना मैंने पढ़ाया वहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स टिक करके लर्न करके रख दो. एंड 1 टेस्ट आई टेक इन अ वीक, 1 क्वेश्चन आंसर टेक. इतना तुम आसानी से कर सकते हो. यू हैव गॉट इनफ टाइम. ठीक है, नाउ नो मोर भाषणबाजी, लेट मी मूव अहेड, क्योंकि
समझने वाले बच्चे मेरे एक डायलॉग पे ही समझ जाएंगे, एंड आई होप ऑल माई चिल्ड्रन आर सेम, बहुत ही समझदार हैं मेरे बच्चे, तो आई नो यू आर गोइंग टू फॉलो मी। थैंक यू सो मच, पहले से ही थैंक यू कह देती हूँ। द पीपल ऑफ इंडिया वर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज इन एंशिएंट टाइम, जस्ट एज द सिटीजन आर गिवन फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे ड्यूटीज़ भी हैं जो हमें फॉलो करनी है, और ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका था, मतलब ये ऐड हो चुका था बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1976। फंडामेंटल ड्यूटी एम्स टू ऐड, दैट इज इनकलकेट और पुट इनटू यू लव फॉर कंट्री। अब देखो, हम सिर्फ मांगते रहेंगे लेकिन कभी हमारी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे। यू एज ए स्टूडेंट, मी एज अ टीचर, या वी एज इंडियन सिटीजन, अगर हम हमारी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो कभी उस चीज़ के लिए प्यार आएगा ही नहीं, यूनिटी जैसी कुछ फीलिंग नहीं होगी, इंटीग्रिटी होगी नहीं कंट्री में। तो फंडामेंटल ड्यूटी का मेन एम है, लर्न इट वन मार्क, टू इनकलकेट इन अस, मतलब हमें ये थॉट डालना है लोगों में दैट परफॉर्म योर ड्यूटी, जिससे कंट्री के लिए प्यार बढ़ेगा, नेशनल इंटीग्रिटी होगी, वेरियस हाई आइडियल्स एंड वैल्यूज अवेयरनेस अमंग ए सिटीजन, thereby helping in developing the country। तो कंट्री डेवलप होगी जब एकता होगी, नॉट एकता कपूर, एकता मतलब यूनिटी। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड contribute towards nation's unity, protection, integrity, sovereignty, तभी जाके पीस होगा, हमारी कंट्री प्रोटेक्टेड रहेगी, दैट इज सिक्योरिटी, हर एक अलग अलग कम्युनिटी में हार्मनी होगी, दैट इज पीस, लव, accord, all is one word, unity। Fundamental duties are wrong spellings given, right? VEN, textbook नहीं, it is textbook, so TEXT। तो fundamental duties are given on the first page of textbook, तो वो बाद में देख लेना। And for today I stop over here, काफ़ी लंबा भाषण दिया, hope so you have enjoyed, और आगे भी हम एंजॉय करते रहेंगे एसएस को। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट सिंपलर, ईजियर, एन्जॉयबल। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग। एंड एज आई टोल्ड यू, कल की जो टेस्ट है अच्छे से प्रेजेंट करना, राइट? ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द टेक्सचुअल एक्सरसाइज। तो हिंट मैंने दे दिए तुम्हें। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, वर्क हार्ड, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।